तो न्यूज 18 ने सबसे पहले ही आपको बता दिया था कि मंत्रियों को कौन से विभाग मिलने वाले हैं और हमारी खबर पर मोहर भी लगी। अब वक्त है इस विभाग के बंटवारे को एनालाइज करने का, इसका विश्लेषण करने का। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में अगर देखें तो न्यूज 18 आपको बताएगा कि आखिर किसके पास कितने विभाग आए हैं, किस मंत्री के पास कितने विभाग हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे ज्यादा विभाग सीएम के पास हैं। मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग समेत 8 विभाग हैं। दूसरे नंबर पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं। दिया कुमारी के पास वित्त समेत 6 विभागों की जिम्मेदारी है। तीसरे नंबर पर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, जिनके पास 5 विभागों की जिम्मेदारी है। चौथे नंबर पर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के पास तकनीकी शिक्षा समेत 4 विभागों की जिम्मेदारी है। अनुभवी नेता, बीजेपी के विधायक और अब कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास कृषि समेत 4 विभागों की जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हुए आपको गजेंद्र सिंह खींवसर के बारे में बता देते हैं, जो कि पहले भी बीजेपी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनके पास चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी है। राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के पास है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के पास 4 विभागों की जिम्मेदारी है। राज्य मंत्रियों में सबसे ज्यादा जवाहर सिंह और के बिश्नोई के पास विभाग हैं। दोनों ही के पास, यानी जवाहर सिंह बेढम और के बिश्नोई के पास 4 विभागों की जिम्मेदारी है। तो एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री समेत, या यूं कहें कि इनके अलावा 22 मंत्रियों के विभागों का ऐलान हो गया है। इनकी काम की जिम्मेदारी तय हो गई है। कौन कौन से मंत्रालय, कौन कौन से पोर्टफोलियो, कौन कौन से विभाग इनके पास रहेंगे, इसका इंतजार इन मंत्रियों को तो था ही, आप लोगों को भी काफी था, क्योंकि जाहिर तौर पर राजस्थान के लोग ये जानना चाह रहे थे कि किस विभाग की जिम्मेदारी किसे मिल रही है। न सिर्फ ये समझने के लिए कि आखिर अब उनके जो कामकाज होंगे या जो योजनाएं बनेंगी संबंधित विभाग से, वो कौन से मंत्री बनाएंगे। तो फिलहाल अब चाहे ये मंत्री हों या प्रदेश की जनता हो या बीजेपी का कैडर हो, उनके बीजेपी के जो समर्थक हैं या कार्यकर्ता हैं या फिर विपक्ष हो, अब सबको ये पता चल गया है कि आखिर कौन सी जिम्मेदारी किस विभाग की किस किस मंत्री को सौंपी गई है। तो एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्मिक विभाग, आबकारी विभाग, गृह विभाग, आयोजना विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ जो कि मुख्य सचिवालय से रहेगा, सूचना और जनसंपर्क विभाग भी इन्हीं के पास रहेगा, एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भी मुख्यमंत्री के पास रहेगा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी 6 विभागों की जिम्मेदारी इनके पास, वित्त विभाग, पर्यटन विभाग, कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग की भी जिम्मेदारी इनके पास है और बाल अधिकारिता विभाग की भी जिम्मेदारी दिया कुमारी के पास है। आगे बढ़ते हुए हम दूसरे डिप्टी सीएम यानी प्रेमचंद बैरवा की अगर बात करें तो तकनीकी शिक्षा विभाग, जी हां, इनके पास है। उच्च शिक्षा विभाग की भी इनके पास है जिम्मेदारी। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी आयुष विभाग की जिम्मेदारी भी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के पास है। परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के कंधों पर रहेगी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बात करते हैं। कृषि और उद्यानिकी विभाग की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण को मिली है। ग्रामीण विकास विभाग ये संभालेंगे। आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी किरोड़ी लाल मीणा को दी गई है। जन अभियोग निराकरण विभाग की भी जिम्मेदारी, यानी जिनसे सीधा किसानों से और पब्लिक से कनेक्ट किया जाता है और आपदा आने की कोई आशंका होती है, आपदा कभी घेर लेती है, चपेट में आ जाते हैं प्रदेश किसी भी कारण से, तो उसको किस तरह से संभाला जाए, आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी किरोड़ी लाल मीणा को दी गई है। जन अभियोग निराकरण विभाग उनको दिया गया है। गजेंद्र सिंह खींवसर सीनियर विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उनको चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए एक एक करके आपके यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर हम ट्रीटमेंट के साथ ये जो लिस्ट है वो भी दिखा रहे हैं। प्रेमचंद बैरवा के विभाग कौन कौन से हैं ये आपके सामने। किरोड़ी लाल मीणा के हमने विभाग आपको बताया। गजेंद्र सिंह खींवसर के पास चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं यानी ईएसआई का विभाग भी इनके पास रहेगा। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, उनकी बात अगर की जाए तो 5 विभागों की जिम्मेदारी उनके पास है। उद्योग और वाणिज्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, युवा मामले और खेल विभाग, ये कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का हम जिक्र कर रहे हैं। कौशल, नियोजन और उद्यमिता विभाग, इसके अलावा सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी भी कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के पास है।
आगे बढ़ते हुए मदन दिलावर वरिष्ठ विधायक हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके पास भी 3 जिम्मेदारी, विद्यालयी शिक्षा विभाग यानी स्कूल एजुकेशन, पंचायती राज विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर रहेगी। आज एक और बड़ी खबर, अहम खबर, दिन से ही लगातार पल पल की अपडेट आपको देते आ रहे हैं। जी हां, चुनाव हो रहे हैं, उसी की बात करते हैं। श्री गंगानगर की करणपुर सीट पर विधानसभा चुनाव में तेजी से वोटिंग हो रही है। अब तक 57.40% से ज्यादा मतदान हो चुका है। उम्मीद यह जताई जा रही है कि इस बार करीब 75% मतदान इस सीट पर हो सकता है। वैसे जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि करणपुर विधानसभा सीट पर दोपहर या कहें कि शाम 5 बजे तक का आंकड़ा जो हमें मिला है, उसके मुताबिक 72.10 मतदान किया जा चुका है। और यह भी याद दिला दें आपको कि 2018 की अगर बात करें, पिछले चुनावों में 84% मतदान हुआ था इस सीट पर, और अभी दोपहर 5 बजे तक 72.10 मतदान हो चुका है। 1 घंटे की और रिकॉर्ड्स आने बाकी हैं। 1 घंटे के और जो है आंकड़ा आएगा कितना मतदान हुआ है, तो मानकर यही चला जा सकता है, जैसा हमने जिक्र भी किया कि 75% से ज़्यादा हो सकता है। तो 72.10 ये हो गया। 5 बजे तक का मतदान जो आंकड़ा है 1 घंटे में, उसमें और जोड़ लीजिए, क्योंकि अमूमन जो ट्रेंड होता है वोटिंग का, उसमें देखने में यही आता है कि या तो शुरुआत के समय में लोग वोटर्स निकलते हैं या फिर जब मतदान का समय खत्म होने वाला होता है उस दौरान काफी तेजी के साथ मतदान होता है। श्री करणपुर विधानसभा में 3 प्रत्याशी हैं, रूपेंद्र सिंह कुन्नर कांग्रेस के प्रत्याशी, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी बीजेपी के प्रत्याशी, और तीसरी अहम अगर प्रत्याशी की बात करें पृथ्वीपाल सिंह संधू आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो रूपेंद्र सिंह कुन्नर, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहां पर ताल ठोक रहे हैं चुनावों में। अब जनता किसको यहां अपना जनप्रतिनिधि चुनती है 8 तारीख को, यानी अभी आज 5 तारीख हो गई है और 5 तारीख को 6 बजे अभी संपन्न हो जाएंगे मतदान। फिर 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी, तब जाकर नतीजे आएंगे, पता चलेगा कि जनता ने श्री करणपुर की किसे अपना जनप्रतिनिधि चुना है। तो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की जानकारी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आती हुई, और आज चुनाव जिस तरह से 249 मतदान केंद्रों पर हुए, वो भी आपको बताएं 2,40,826 वोटर्स के पास आज मौका अपने मतदान करने का। काफी लोग मतदान कर चुके हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,25,000 से ज्यादा, महिला मतदाताओं की संख्या 1,14,000 से ज्यादा, और सर्विस वोटर यानी जो ड्यूटी में लगे हुए हैं उनकी संख्या की बात करें तो 180 है। ट्रांसजेंडर मतदाता इस विधानसभा सीट पर 10 की संख्या में आते हैं। और एक और अहम खबर जिस पर नजर आज सबकी है, और वो ये कि दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर के लिए रवाना हो गए। 3 दिन के कार्यक्रम में, प्रवास में डीजी आईजी सम्मेलन समेत तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए, शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, अब थोड़ी ही देर में जयपुर पहुंच जाएंगे। मान लिया जाए कि करीब आधे घंटे का एयर ये कहें कि ट्रैफिक का वो समय होगा जिस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में पहुंच जाएंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद यानी कि करीब मान लीजिए 6 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जयपुर में लैंड कर सकता है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत, मेयर सौम्या गुर्जर एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और इसके अलावा डीजीपी यूआर साहू भी पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम दौरा यहां माना जा रहा है, और पहली बार बीजेपी कार्यालय में मीटिंग भी लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां जयपुर के बीजेपी कार्यालय में पहली बार बैठक लेंगे। लवली वधवा हमारे संवाददाता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के इस कार्यक्रम और मूवमेंट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनसे सीधा बात करते हैं। दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, टेक ऑफ कर चुका है उनका विमान। कब तक यहां जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगा, और रिसीव करने के लिए 3 गणमान्य लोग पहुंचे, अधिकारी पहुंचे? देखिए, बिल्कुल कुछ ही देर के अंदर जो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो विशेष विमान है, वायुसेना का विशेष विमान, वो जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड होने जा रहा है।
जैसी जानकारी मिल रही है अभी। और लैंडिंग के बाद में जो विशेष विमान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो उतरने के बाद में यहाँ पर उनका स्वागत सत्कार के लिए जो गवर्नर है कलराज मिश्र वो पहुंच चुके हैं, सीएम जो है भजन लाल शर्मा वो पहुंच चुके हैं, मुख्य सचिव के साथ साथ में जो है डीजीपी जो है राजस्थान के वो पहुंच चुके हैं। सभी स्वागत सत्कार के लिए यहाँ पर राजस्थानी परंपरा से स्वागत किया जाएगा। और स्वागत के लिए जो मेयर है जयपुर की ग्रेटर की सौम्या गुर्जर, जो यहाँ के सांसद हैं रामचरण बोहरा, तमाम लोग स्वागत सत्कार के लिए पहुंचे हैं। और राजस्थानी परंपरा से पगड़ी पिना करके और तिलक लगा करके स्वागत का जो कार्यक्रम है पीएम का यहाँ पर वो तय किया गया है। कुछ ही देर के बाद में प्रधानमंत्री का विमान जब आएगा तो यहाँ से उनका काफिला, जो कैमरे से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, यहाँ से उनका काफिला जो है वो गुजरेगा और सीधे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय, जो कि राजस्थान का प्रदेश मुख्यालय है सरदार पटेल मार्ग पर, वहां पर ये काफिला पहुंचेगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 घंटे का वक्त जो है वो बिताएंगे। जो तमाम पदाधिकारियों के साथ में, संगठन के लोगों के साथ में वक्त जो है वो थोड़ा सा बिताएंगे और वक्त बिताने के साथ ही बैठक जो है वो लेंगे। और बैठक में जो तमाम मंत्री हैं, तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके साथ में 2 मीटिंग्स बताई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। प्रधानमंत्री की 2 बैठकें जो है वो तय की गई है। उसके बाद में प्रधानमंत्री संभवतः ऐसा अभी फाइनल नहीं किया गया प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से, लेकिन संभवतः प्रधानमंत्री जो है आज आरआईसी पहुंच सकते हैं जालाना, जहां पर वो जो डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें भाग ले सकते हैं। कुछ देर के लिए एक सेशन को अटेंड कर सकते हैं। और बाकी जानकारी ये है कि प्रधानमंत्री भाजपा कार्यालय से सीधे राजभवन जाने का उनका तय कार्यक्रम है। राजभवन में ही रात्रि विश्राम जो है वो उनका रहेगा और उनके साथ में राजभवन में अजीत डोभाल, जो कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, वो भी वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। जो तय कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मुकर्रर किया गया है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ में उनकी मुलाकात हो सकती है। संभवतः देर रात को पीएम जो है गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भजन लाल शर्मा के साथ मुलाकात कर सकते हैं। और मुलाकात में राजनीतिक और जो संगठनात्मक जो मंथन होना है वो हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी पहली बार राजस्थान की राजधानी जयपुर में 3 दिनों तक रुकेंगे और न केवल रुकेंगे बल्कि संगठन की नब्ज को टटोलेंगे, सत्ता की नब्ज को टटोलेंगे। और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के मसलों को लेकर के जो एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है जयपुर के अंदर, जिसमें गृह विभाग के गृह मंत्री के साथ साथ में तमाम 28 राज्यों के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी पुलिस और इसके अलावा जो तमाम अन्य राज्यों के जो बड़े पुलिस के अधिकारी हैं, बड़ी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनके जो प्रभारी हैं, उन तमाम लोगों के साथ में वो मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। और देखिए, 2014 से पहले भी इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भाग लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं जो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस के अंदर पूरे समय न केवल वो बैठते हैं बल्कि अपना उद्बोधन के साथ में औपचारिक और अनौपचारिक चर्चाओं में भी वो शामिल होते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ये दौरा जो है राजस्थान का 3 दिनों का जो दौरा है, करीब 2.5 दिन वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में रुकने जा रहे हैं। जयपुर के राजभवन में एक बड़ा नया इतिहास बनेगा जब कोई प्रधानमंत्री 3 दिनों तक जयपुर में रुकेंगे और जो सत्ता संगठन दोनों के कामकाज को एक साथ संभालेंगे। कि लोकसभा चुनाव देखिए सर पर है, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक चेहरा है, नरेंद्र मोदी की स्कीम्स जो है वो एक चेहरा है और उन्हीं स्कीम्स के आधार पर चुनाव लड़ना है। और सभी कह सकते हैं नया दांव खेला गया राजस्थान के अंदर। भजन लाल शर्मा से लेकर के पहली बार के 22 मंत्री जो है वो पहली बार जो है सीधे विधायक बने और विधायक बनते उन्हें मंत्री बना दिया गया। तो देखिए, नरेंद्र मोदी एक नई ऊर्जा का संचार देंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे। हो सकता है वो 1-to-1 बातचीत भी करें। सबसे पहले विधायकों की एक बैठक जो है वो बुलाई गई है। उसके बाद में जो तमाम मंत्री हैं उनकी बैठक होगी, मंत्री विधायकों की एक कंबाइंड बैठक जो है वो होगी। और संगठन के जो पदाधिकारी, जो प्रदेश कार्यकारिणी है, उसे भी बुलाया गया है। प्रदेश कार्यकारिणी को भी की मीटिंग को भी कॉल किया गया, जहां भी प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। और प्रधानमंत्री संबोधन के साथ साथ में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेंगे, आखिरकार संगठन किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे अहम रहने वाले हैं, लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर चुनाव को लड़ा जाना है। और लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में जो ये तमाम जो मंत्रिमंडल हुआ है या जो मुख्यमंत्री के चेहरे को जिस तरीके से पेश किया गया है, तो इसके क्या प्रभाव होने वाले हैं, किस तरीके से इसे देखा जाए, इन तमाम मसलों को लेकर के प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे। जी रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद लवली वधवा, विस्तार से इस खबर पर अपडेट देने के साथ ही जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो बस कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
वायुसेना का विशेष विमान जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। आपको पूरी खबर और यहां पर अपडेट हम देंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जयपुर में आज से अगले 2 दिनों तक राष्ट्रीय डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है। कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह शिरकत कर रहे हैं। आज 5 जनवरी से शुरू होकर यह कॉन्फ्रेंस 7 जनवरी तक जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हो रही है। कॉन्फ्रेंस में देश के 28 राज्यों के डीजीपी, आईजी और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजी-आईजी समेत सुरक्षा सलाहकार और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख अधिकारी भाग ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में देश की सुरक्षा से जुड़े आंतरिक और बाह्य मसलों को लेकर मंथन किया जाएगा। अलग अलग सेशंस में साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा वामपंथी उग्रवाद, नैरकोटिक्स तस्करी में उभरते रुझान, जेल सुधार पर भी सत्र आयोजित होंगे। खालिस्तान मूवमेंट को लेकर भी एक सेशन में चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी भाग ले रहे हैं, जो एक सत्र को संबोधित करेंगे। कॉन्फ्रेंस में कल पीएम नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे और विभिन्न सत्रों में भाग लेंगे। कुछ और खबरों का ये रुख करते हैं। चूरू से बड़ी खबर, जहां रतनगढ़ में ज्वेलर्स को धमकी मिली है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से धमकी मिली है। व्हाट्सएप कॉल पर धमकी देते हुए लाखों रुपए की डिमांड की है। कहा है कि मदद की है आवश्यकता, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। पीड़ित ज्वेलर्स ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है, शिकायत दर्ज कराई है। जांच पड़ताल में फिलहाल रतनगढ़ पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर चूरू से, जहां रतनगढ़ में ज्वेलर्स को धमकी मिली है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से धमकी दी गई है। व्हाट्सएप कॉल करके धमकी के साथ लाखों रुपए की डिमांड की गई है। कहा है कि मदद की आवश्यकता है, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। पीड़ित ज्वेलर्स ने पुलिस में इस संबंध में शिकायत भी दर्ज करा दी है। जांच पड़ताल में रतनगढ़ पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि एक बार फिर से गैंगस्टर रोहित गोदारा का नाम चर्चा में आया है। गैंगस्टर के नाम से रतनगढ़ के एक ज्वेलर्स को ये व्हाट्सएप कॉल कर फिरौती की डिमांड की गई है और रुपए नहीं देने की सूरत में अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई है। इस बीच पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद इनके पास जो कॉल आया हुआ है, उस कॉल में इनसे डिमांड की हुई है कि भाई हमें कुछ दिया जाए, नहीं आपके साथ कुछ आपके परिवार के साथ गलत। देखा कि कुछ मदद कर दो मेरे वो साहब, मैं तो मजदूर आदमी है साहब, हमारे मदद दर्शक सावल ठीक है वो साहब, मैं तो मजदूर आदमी हाँ, बाकी सारे का है नहीं, बोले देख ले वो ठीक है सर। अच्छा, जयपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले आपको बता रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर बड़ी खबर, जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री को रिसीव किया है। पहली बार बीजेपी कार्यालय में मीटिंग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यह माना जा रहा है कि अब एयरपोर्ट से सीधा बीजेपी कार्यालय की तरफ रवाना होंगे। लेकिन इस बीच की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जयपुर में आगमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो चुका है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनकी अगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए पहुंचे, उनको रिसीव किया। इसके अलावा डीजीपी और साथ ही साथ सीएस और मेयर मुनेश गुर्जर